नमस्कार साथियों, स्वागत है शेर सप्ताह के इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, बिहार का राजनीतिक ड्रामा जो पूरा आपने करीब 3 दिनों के भीतर, करीब 72 घंटे के भीतर जो कुछ भी देखा, 26, 27, 28, जो भी करीब 100 घंटे का जो बिहार का राजनीतिक ड्रामा जो देश देखा, उस ड्रामे का आपको ऐसा लग रहा होगा कि नई सरकार की गठन हो गई। नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो राजनीतिक ड्रामा अब कहीं ना कहीं वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया, वो ड्रामे का द एंड हो गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, दरअसल वो ड्रामा खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका पूरा का पूरा क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। और ये जो पहले से जो संकेत मिल रहा था, करीब आज से 3-4 महीने पहले से, जो हम भी बात कई बार किए हैं कि बिहार के पूरे खेल का, पूरी राजनीतिक खेल का दरअसल क्लाइमेक्स क्या होगा, वो बिहार की विधानसभा भंग होने जा रही है। और ये बात कहीं ना कहीं अब तय लग रहा है कि बिहार विधानसभा को भंग करना है। नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करना चाहते थे और उसी नोट के साथ 25 जनवरी को कैबिनेट की बैठक जो 12 मिनट में खत्म कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उनके सरकार के सबसे बड़ा अलायंस पार्टी और कैबिनेट का सबसे बड़ा सहयोगी, उसके लिए राजी ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों आए नीतीश कुमार? बीजेपी की मजबूरी क्या रही, राष्ट्रीय जनता दल की क्या मजबूरी रही कि नीतीश कुमार के खिलाफ खुल करके हमलावर नहीं होती है, और जनता दल यूनाइटेड की क्या मजबूरी होती है? सच्चाई है दरअसल बिहार की राजनीति में सब के सब एक दूसरे की राजनीतिक मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। सब के सब एक दूसरे की राजनीतिक मजबूरियों का फायदा कर उठाने में लगे हुए हैं। इन सारे मजबूरियों के बीच बिना विवाह को बंटवारा किए बगैर आज जब बिहार कैबिनेट की पहली बैठक विधानसभा में हुई, तो पहली बैठक में जो पहला फैसला जो देश के सामने आया वो यही आया कि 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र था, वो बजट सत्र अब करीब 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब वो बजट सत्र 12 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच होगा। यानी पहले जो 24-25 दिनों का हुआ करता था, यानी 5 फरवरी से 29 फरवरी के बीच होता था, वो बजट सत्र अब जो है 12 फरवरी से 29 फरवरी के बीच कर दिया गया है। रिशेड्यूल उसे किया गया है, थोड़ा बजट सत्र का आकार भी छोटा किया गया है, 7 दिन उसमें कम कर दिए गए। और इस सारे 7 दिन क्यों कम किए गए हैं? बीच में राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं, क्या विधानसभा को भंग करने के लिए? बस इन्हीं सारी बातों का इंतजार में लगे हुए थे। सच्चाई है इन सब का इंतजार करने के पीछे का जो पूरा मंशा होता है और क्या खेल हो रहा है अगले करीब 1 महीना के भीतर, और किसकी मजबूरी क्या रही कि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ उस हद तक हमलावर नहीं होता जिस हद तक होने की जरूरत होती है। तो इसकी असली राजनीतिक मायने और इसके पीछे छिपे हुए राजनीतिक निहितार्थ दरअसल कुछ और ही खेल बताता है। सबसे पहले आज बात करते हैं राजनीतिक मजबूरियों की। क्या है राजनीतिक मजबूरी? और राजनीतिक मजबूरियों की शुरुआत करते हैं उस घटनाक्रम से जिस घटनाक्रम के तहत ही बिहार के भीतर बजट सत्र को आगे बढ़ा दिया गया। जी हाँ, और बहुत बड़ा कारण एक होता है कि बिहार की मौजूदा सरकार, चाहे उस सरकार के भीतर शामिल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी हो, कम से कम आज के दौर में बिहार की विधानसभा का सामना, विधानसभा के भीतर बहुमत परीक्षण जैसी कोई भी परिस्थिति का सामना करना ही नहीं चाहती। जी हाँ, हालांकि जब बजट सत्र का समय है, बजट पास हुई या फिर वो दोनों तरह के मनी बिल वहां पे होंगे और दोनों के भीतर वोटिंग होगी और वही शक्ति परीक्षण भी होगा। अगर स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव होने का नौबत आया तो वहां पर भी शक्ति परीक्षण होगा। गवर्नर ने भले ही फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा हो, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए बिना कहे सरकार का फ्लोर टेस्ट इस तरीके से हो सकता है। एक तो होना तय ही है मनी बिल का पास होना, जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि कितने दिनों तक इसको टाला जाएगा और क्यों राष्ट्रीय जनता दल खुल करके बैटिंग करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के लिए तमाम पुरानी बातों को मिटाकर भूल कर एक बार फिर से गले लगाने के लिए तैयार है, उनके तमाम जिद को मानने के लिए तैयार है। और नीतीश कुमार भी तमाम तरह की आलोचनाओं और अपने छवि का संकट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों चले गए? दरअसल इन सारे के पीछे सियासी राजनीतिक मजबूरियां रही है। सब एक दूसरे के राजनीतिक मजबूरी का फायदा किस प्रकार से उठाना चाहते हैं या उठा रहे हैं, ये अब आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि किस प्रकार से उठाते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। पहले राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में बहुत बड़ी पार्टी है, उनके 79 विधायक है, एमएलए, और उसके गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस और लेफ्ट को मिला करके कहे तो उसके पास 114 विधायक हैं, 114 एमएलए। एक विधायक ओवैसी मतलब भाजपा के साथ खुल करके तो एक नहीं जा सकते, एक विधायक के लिए टीम की बात की जाए उस 79 आरजेडी के विधायक में, और फिलहाल 2 तरह की बातें चलती है। एक है राष्ट्रीय जनता दल का, जैसा बताया जाता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे?
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तभी हो सकते हैं जब उनके पास जो 115 विधायक जो करीब बताए जाते हैं, उसमें बहुमत का आंकड़ा जो 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में है, 122 पे जो बहुमत मिलता है, 7 विधायकों की जो कमी है आरजेडी के पास, वो 7 विधायक कहीं से आ जाए। वो 7 विधायक कैसे आएंगे? जीतन राम मांझी की पार्टी अगर आ जाती तब भी 4 ही होते। मोटे मोटे कहे तो जेडीयू या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे संभव होगा बिहार में? मोदी के रहते हैं दल बदल कानून कहता है कि 2/3 से कम विधायक नहीं टूट सकते। अब जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की जो कुल संख्या होती है करीब 45 होती है, 45 का 2/3 हो जाता है 30। अब 30 राष्ट्रीय जनता दल के पास है नहीं कि उतना तोड़ सके। 30 से कम अगर तोड़ी तो सरकार तो उसकी गिर ही जाएगी, लेकिन सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और राष्ट्रपति शासन इसलिए भी लगेगा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उन सारे विधायकों को, टूटे हुए विधायकों को जो है दल बदल कानून के तहत जो उनकी न्यूनतम योग्यता को पूरा अगर नहीं करते तो राजभवन के भीतर राज्यपाल के सामने जो है वैधानिक रूप से उनको खड़ा करने की परिस्थिति में नहीं होंगे। और जब राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता ही रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है जब जो पार्टी सत्ता में होती है अपने लोगों को राज्यपाल बना देती है, तो उन परिस्थितियों के भीतर राजद का दावा कमजोर हो जाएगा। आरजेडी का दावा कमजोर होगा तो क्या होगा कि आरजेडी के दावा कमजोर होते हैं तब जब राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा और नीतीश कुमार की सरकार गिरने की स्थिति में जो है बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन यानी भारतीय जनता पार्टी का शासन। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रीय जनता दल कभी भी बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी राष्ट्रपति शासन कभी भी नहीं चाहेगी। इसलिए भी नहीं बिहार में चाहेगी क्योंकि बिहार की राजनीति के भीतर कब कौन किसके साथ मिल जाए ये कहना केवल नीतीश कुमार ही पलटी नहीं मारते, भारतीय जनता पार्टी भी पलटी मारती है, राष्ट्रीय जनता दल भी पलटी मारती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बिहार की राजनीतिक में खौफ इतना है कि फिर एक बार लालू यादव और नीतीश कुमार को गले लगा सकते हैं। रोहिणी आचार्य का आज का एक इंटरव्यू आप सुन सकते हैं जो दैनिक भास्कर के भीतर भी छपता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा होता है। राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन। और इन सबों के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कभी चाहेगी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू हो ऐसा बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी। राष्ट्रपति शासन होते ही फिर लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं। तो बिहार के विधानसभा चुनाव अगर त्रिकोणीय अगर नहीं है और बिहार के विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होने की कोई संभावना नहीं है, तो उन परिस्थितियों के भीतर न राजद राष्ट्रपति आरजेडी बनेगा उस तो और ले जाना चाहेगा, ना ही बीजेपी राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाना चाहेगी बिहार को। और जेडीयू तो हमेशा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, ये तो एक राजनीतिक मजबूरी है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने बहुत बड़े अखबार दैनिक भास्कर को एक जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें जब उनसे पूछा गया था कि अगर नीतीश कुमार अगर फिर से एक बार राजद के पास वापस लौट जाते हैं तो क्या आप लोग उनको माफ कर देंगे, स्वीकार कर लेंगे? रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी जो जवाब दिया वो चौंकाने वाली है। रोहिणी आचार्य का कहना था कि हमारे पिता जो है और माता जो है लालू यादव और राबड़ी देवी जो है भोलेनाथ की तरह बहुत भोले भाले लोग हैं और किसी की गलतियों को माफ कर देते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं उसे। ये बयान बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि लालू परिवार के भीतर क्या चल रहा है, आरजेडी के भीतर क्या चल रहा है। उस बयान के मायनों को जरा समझने का प्रयास करें तो साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है क्यों नीतीश कुमार को स्वीकार करने पर मजबूर हो गई है। खुद अमित शाह, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जमाने में थे, जी उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू के भीतर कहा था बिहार के भीतर 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 2 जिधर एक तरफ हो जाती है नतीजा उधर ही एक तरफा हो जाता है। आरजेडी की ताकत क्या है? आरजेडी की ताकत होती है बिहार के भीतर मुस्लिम यादव का एक समीकरण है, 32% करीब वोट होते हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल के पास है बिहार के भीतर। लेकिन ये वोट बैंक जो है, जो मुस्लिम जो वोट है वो राजद का वोट नहीं है, वो जेडीयू का वोट नहीं है, वो कांग्रेस का वोट नहीं है। वो वोट दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के साथ इसलिए है, जो 18% के आसपास जो मुस्लिम वोटर हैं इसलिए राजद के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी के पास दिखता है तो लालू प्रसाद यादव के पास दिखता है। लालू यादव के वोट बैंक के साथ रहना उसकी मजबूरी होती है। लालू यादव का अपना यादव वोट बैंक 14% के आसपास ही है। लेकिन इस 32% और खासतौर पर 14% को लेकर के बिहार के भीतर जो दूसरी पिछड़ी जाति होती है, जो दूसरी दलित महादलित जातियां होती है, उन सबों के बीच जो है, जो अति पिछड़ी जाति है, उन सब के बीच जो है एक भय का वातावरण क्रिएट हो जाता है। कहा जाता है ऐसा कि बिहार के भीतर
राष्ट्रीय जनता दल यानी उनके वोट बैंक को एक दबंग वोट बैंक कहा जाता है। और वो दबंग वोट बैंक जो है, जिस तरह से एक नौ सामंत एक अलग ही प्रवृत्ति के साथ जो है जनता के बीच उभर करके सामने आता है और दूसरे दबे कुचले वोटर को जो है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ धकेलने के ऊपर उनको भेजने पे मजबूर कर देता है। ये एक मजबूरी बिहार की रही है। लालू यादव कभी भी नहीं कहते, तेजस्वी यादव कभी भी नहीं कहते अपने वोटर को आप जाकर के दबंगई कर दो, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को बदल भी नहीं सकते। वो सत्ता के मनमिजाज और सत्ता के मनमिजाज के सहारे ही जो एक सशक्तिकरण की भावना जो पैदा होती है, उस सशक्तिकरण भावना का जो शुरुआती दौर में ऐसा कुछ ही स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे नदियों को आप देखेंगे, वो जब शुरुआत में होती है, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, अब किसी भी नदी को अगर झांकेंगे जो अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है तो नदी काफी चंचल होती है, धार पतली होती है, बहुत तेज होती है। वो तमाम उभर खाबर इलाकों से जो गुजरते हुए जब नदी मैदान में फैलती है तब जाकर के वो काफी हद तक अपने धारा को एस्टेब्लिश करती है और शांति से बहती है, एक निरंतर वेग से बहती रहती है। अभी जिस तरह से सवर्टन राइज बहुत पुराना नहीं होता है, सवर्टन राइज यानी समाज के दबे कुचले लोगों के उभार की प्रवृत्ति जो है और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन, ये करीब करीब 32-33 साल पुरानी बात है, मंडल आइडेंटिटी के साथ सामने आया। बीपी सिंह की मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा के साथ ही सामने आया। तो वो सारी प्रवृत्ति जो है अभी स्वाभाविक सी बात है कि उस रूप में मैच्योरिटी नहीं दिखा पाएगी जो सामाजिक परिवर्तन के एक प्रक्रिया होती है, उसका एक स्वाभाविक स्वरूप। तो राजद की अलग मजबूरी है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर, जी हाँ, बीजेपी की ओर की पीएम मोदी के दौर में दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी आखिरकार बिहार के भीतर 3 में से 2 ताकतों के अपने पक्ष की बजाय दूसरे पक्ष के भीतर इकट्ठा होने से क्यों घबरा जाती है। तो वही बात है कि नीतीश कुमार के पास बुरे हालात में भी 12-14% वोट बैंक है, लालू यादव के पास भी करीब 14% वोट बैंक है, 18% माइनॉरिटी वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा बिहार में खड़ा है। नीतीश कुमार की सत्ता जब होती है बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद हमेशा लगा रहता है। नीतीश कुमार की सत्ता जो अति पिछड़ा, जो मतलब समीकरण का जो महादलित वोट नीतीश कुमार के साथ है, उसको इस बात की ऐसा एहसास होता है कि क्योंकि सत्ता के भीतर नीतीश कुमार है तो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक से उनको सामाजिक स्तर पर गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका एक जो है सेफ गार्ड जो है बिहार की सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ है। ये ऐसा उनको भरोसा रहता है और इसी भरोसे ने ही नीतीश कुमार के वोट बैंक को जो है बिहार की राजनीति के भीतर प्रासंगिक बनाए रखता है। कभी वो वोट बैंक ज्यादा बड़ा हुआ करता था किसी दौर में, अति पिछड़ा महादलितों के वोट पर नीतीश कुमार की मोनोपोली हुआ करती थी बिहार के भीतर। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के भीतर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, ठीक वैसे ही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक ठीक ठाक हिस्सा जो है, ठीक ठाक टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। लेकिन अब भी इतना बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ बचा हुआ है जो नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति को इधर से उधर करने की ताकत खुद में रखते हैं। नीतीश कुमार की जो है बार बार जो है गठबंधन बदलने की, जो पूरे पलटने की, जो राजनीतिक तौर पर पलट मारने की जितनी भी आलोचना उनकी की जाए और करनी भी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों और महादलितों के लिए कुछ तो कर किया है बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यही कुछ तो किया नीतीश कुमार ने, पंचायतों के भीतर आरक्षण देकर के सामाजिक सशक्तिकरण की बुनियाद डाल दी, महिला वोटरों को जो है एम्पावर्ड कर उनके सशक्तिकरण की बुनियाद डाल दी, और जिसके साथ साथ दलितों के भीतर जो सबसे ज्यादा पिछड़े तबके लोग होते हैं उनको महादलित मिशन के तहत ला करके उनके लिए भी कुछ न कुछ तो नीतीश कुमार किया। कितना किया, ज्यादा किया, कम किया, ये बिहार के आम जनता के ऊपर हर तरह से हर कोई सोच सकते हैं, लेकिन कुछ तो किया। बिहार के उस सारे लोगों में है और सारे लोगों को राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को जब तक उनके हाथ में सत्ता है प्रासंगिक बना ही रखेगा। जब तक नीतीश कुमार राजनीति के भीतर बने हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तब तक उनको प्रासंगिक बनाए रखेगी बिहार की जनता। जनता दल यूनाइटेड अगर चाहती है, जेडीयू चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के साथ रहे, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव बिहार का हो जाए, उनके विधायकों की इधर उधर भागने की खबरें फैलती है। और जब लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव अगर होगा तो नीतीश कुमार जाटे जनगणना का भी क्रेडिट लेने में आगे हो जाएंगे, मंडल का भी क्रेडिट लेंगे, तो नरेंद्र मोदी और उनका राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कृपा से बन रहे राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे थे, उसका क्रेडिट जनता के बीच में खूब लिया जाएगा। मोटे मोटे कहे तो मंडल और कमंडल की
पूरा साझा जो लहर है उसमें नीतीश कुमार को भी फायदा होगा, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। और दोनों के दोनों जो है बिहार में इस पूरे के पूरे चुनावी अभियान के दौरान दोनों एक दूसरे का फायदा उठा करके अपनी अपनी सत्ता को सुरक्षित करना चाहते हैं बिहार में। नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार की बात मानना मजबूरी है। उनके कई राज्य जो है, कहीं राज्य अगर खिसक गया तो कहीं जनाधार खिसक गया, महाराष्ट्र का भरोसा डिग गया जी, तो कर्नाटक का जनमत ही उखड़ गया वहां से। पश्चिम बंगाल के भीतर अगर कांग्रेस ने दलित प्रधानमंत्री का नारा लगा दिया तो वहां खाता भी नहीं खुलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर दबे कुचले वोटों के साथ अपनी बुनियाद खड़ी की थी, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा चुके हैं। किसान और पहलवान आंदोलन ने हरियाणा हिला के रख दिया है, हिमाचल प्रदेश बिखर ही गया है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के भीतर बिखर चुकी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के काफी नुकसान है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के भीतर बने रह जाते तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर भी काफी नुकसान उठाना पड़ जाता, झारखंड के भीतर काफी नुकसान हो जाता। और जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां हैं अभी, उन परिस्थितियों के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें गड़बड़ा सकते थे। इन परिस्थितियों के भीतर नीतीश कुमार अगर 40 में 39, 40, 38, करीब 35 की गारंटी अगर बिहार के भीतर कर दे रहे हैं तो नीतीश कुमार की बात मान लेना कि यहाँ हमारी मोनोपोली जो है वहां आपकी मोनोपोली है। इसी चीज के सार्वजनिक स्वीकृति करा देना दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। यही कारण है कि गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के। हो सकता है कि बिहार के भीतर वोट मतलब बजट के समय जो है, जो कहते हैं जनवरी का जो पहला क्वार्टर जो होगा, करीब 3 महीने का बजट जिसको लेखानुदान हिंदू में कहते हैं, और आजकल के एक नए टेक्नोलॉजी के भीतर अंतरिम बजट जो कहा जाता है उसको पास करके बिहार विधानसभा भंग करा दे, राज्यसभा चुनाव करा करके बिहार विधानसभा भंग करा दिया जाए। सीट शेयरिंग की बातें भी चल रही है। 2020 के फॉर्मूले से सीट शेयरिंग हो चुकी है करीब करीब। देखिए, देखते रहिए बाकी क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।